तो जो पिछली क्लास हम लोगों की हुई थी उसमें हम लोगों ने बातचीत कर ली थी पैरेलल रिएक्शंस के बारे में एज वेल एज रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। आज हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स की कुछ स्पेशल रिएक्शंस में से वन ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करनी है, जो कि है सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, बट मैं बता दूं, सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर पैरेलल रिएक्शन या फिर आपके रिवर्सिबल रिएक्शन, ये खैर मेंस की नज़र से उतने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, मैंने अभी तक जब भी तुम्हें पैरेलल रिएक्शन करवाया उसमें मैंने पूरी डिटेल्स मैंने तुमको बताई, एक एक स्टेप, एक एक डेरिवेशन की एक एक लाइन। लेकिन अभी जो हम सीक्वेंशियल रिएक्शन कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हम लोग अभी जो कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं तुमको पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन बताने वाली नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, ये आपके मतलब का है ही नहीं। हाँ, इससे जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो आपको याद रखना है। ये डेरिवेशन पता है किन के काम का होता है, स्टेप बाय स्टेप, जो बीएससी या फिर एमएससी में है, जिन लोगों को अपना एग्ज़ाम हॉल में पेपर लिखना है थियोरटिकल, जैसा आप अपना बोर्ड्स का पेपर लिखते हो वैसा वाला, उन लोगों के लिए ये काम के होते हैं। अदरवाइज मैथ्स है वो पूरी की पूरी, उसमें कहीं केमिस्ट्री नहीं है। हाँ, जहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट होगा डेफिनेटली वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है उस पर हम लोग अभी बातचीत करेंगे ही नहीं, मैथ्स बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है ना, उसमें बहुत सारा हेक्टिक कैलकुलेशंस है फालतू का, जैसे इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टर्म्स में हम लोग कर सकते हैं, या फिर एक और मैथ्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली वो मैथ्स जो आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड में नहीं होती। ठीक है, जैसे C1 टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन प्लस C2 टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन। उस मैथ्स को बताने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड उस मैथ्स का क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले तरीकों से भी कर सकती हूँ, बट बहुत लंबा जाएगा। तो अननेसेसरी उन सारे प्रेशर में मैं क्यों पढ़ूँ भाई, जब मेरे कोई काम की नहीं है वो मैथ्स। तो देयरफॉर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द ओनली पार्ट विच इज कवर्ड अंडर अवर केमिस्ट्री कंसेप्ट, नो लॉन्ग मैथमेटिकल डेरिवेशन इन दिस सेक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले समझते हैं कि आखिर कॉन्सिक्यूटिव या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते किस बला को है ना, कि आखिर किस बला का नाम है भाई कॉन्सिक्यूटिव या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो देखिए, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बट यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों के पास एक रिएक्टेंट होगा जो कि फाइनली किसी ना किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। मे बी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, मे बी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, मे बी ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री 1 ना हो। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, बट उनमें से हम अपनी सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, हमारा एक रिएक्टेंट जो है उसकी स्टोइकियोमेट्री भी 1 और जो सी है उसकी स्टोइकियोमेट्री भी 1। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो बोलोगे कि इसमें खैर क्या नई बात है, हमेशा तो कन्वर्ट होता रहता है, इसमें कौन सा नया चमत्कार हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है करके बताकर। तो देखो, जब हम लोग ए से सी जा रहे हैं तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, है ना, मतलब कंप्लीटली या डायरेक्टली मैं ये कहूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आपका जो रिएक्टेंट है पहले वो कहाँ जा रहा है, पहले वो कुछ एक इंटरमीडिएट बना रहा है। अब होप सो तुम्हें इंटरमीडिएट का मतलब पता है। फिर वो एक इंटरमीडिएट हो सकता है एक और इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर वो इंटरमीडिएट आपके देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट्स लिखे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट्स होंगे। हो सकता है किसी में एक हो सकता है किसी में 2 से ज़्यादा हो, मे बी मैनी इंटरमीडिएट्स, बट एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट तो होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर किसकी, सीक्वेंशियल रिएक्शन की, जिसको मैं SR लिख देती हूँ, देन देयर मस्ट बी, ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 इंटरमीडिएट। वहाँ पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो ही आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहोगे, सीक्वेंशियल। अगर इंटरमीडिएट है ही नहीं तो फिर वो रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
तो हम लोग काम पे लगते हैं अभी। कंसीडर कर लो आप लोगों के पास एक जनरल रिएक्शन है, जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, ए से बी इसका रेट कांस्टेंट है K1, बी से सी इसका रेट कांस्टेंट है K2, जहाँ पे बी आप लोगों का कौन है, इंटरमीडिएट है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि तुमको पता है ए क्योंकि रिएक्टेंट है, तो जब हम ए से बी जा रहे होंगे, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए टू बी, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जब आप ए से बी जा रहे होगे तो ए से बी जाने वाली प्रोसेस के दौरान ए जो है ये आप लोगों का रिएक्टेंट होगा और जो बी है ये आप लोगों का प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब आप बी से सी जा रहे हो तो बी से सी जाने वाली प्रोसेस में बी एज ए रिएक्टेंट बिहेव करेगा, है ना, और उसके बाद जो सी है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, एज ए प्रोडक्ट बिहेव करेगा। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि ए ये तो हमेशा ही रिएक्टेंट रहेगा, ऑलवेज अ रिएक्टेंट, वो तो हमेशा खत्म ही हो रहा है ना, रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी ये, वो तो ए तो हमेशा खत्म ही होता जाएगा। ये तो हमेशा क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, मतलब खत्म इन द सेंस डिक्रीज होने वाली है इसकी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट ये हमेशा फॉर्म होगा, ये हमेशा बनेगा, इसकी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी। बट इंटरमीडिएट यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो पहले ए से बी जाने वाली प्रोसेस में बन भी रहा है और बी से सी जाने वाली प्रोसेस में ये ख़त्म भी हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर मैं बातचीत करूँ ए के रेट के बारे में, तो ए के बारे में आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, अच्छा डिकम्पोजिशन अच्छा वर्ड नहीं है, कंजम्पशन, ठीक है, आरओडी, आप उसके आरओडी बोलोगे, है ना, आप आरओडी के बारे में बात करोगे। अच्छा, और प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो प्रोडक्ट के किस टर्म के बारे में बात करोगे, प्रोडक्ट के आरओएफ के बारे में बात करोगे, क्योंकि वो तो हमेशा फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट के बारे में बात करूँ तो इंटरमीडिएट में क्योंकि वो प्रोड्यूस भी हो रहा है एज वेल एज वो समय के साथ साथ कंज्यूम भी होता जा रहा है, तो यहाँ पे बातचीत दोनों टॉपिक्स के बारे में होगी, उसके आरओडी के बारे में भी होगी, उसके आरओएफ के बारे में भी होगी। बट जब रेट लिखने की बारी आएगी तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नेट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखा था। ठीक है। खैर मैंने कोविड वैक्सीन लगाई थी तो मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, बुखार 2-3 दिन तक नहीं उतरा, जिसकी वजह से मैं लास्ट 3 दिन साइटिंग क्लास नहीं ली है। 3 दिन पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था तुमको, है ना, आर नेट के बारे में बस। लेकिन तुम्हें क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि मैं क्यों आरओडी लिख रही हूँ, क्यों मैंने उसका आरओएफ लिखा, क्यों मैं इसका आर नेट लिख रही हूँ। इट शुड बी क्लियर कि क्यों किसका ये लिखा जा रहा है, उसका वो क्यों नहीं, इसका ये क्यों नहीं। खैर लिखना शुरू करते हैं। ए तो तुम जानते हो क्योंकि वो एक रिएक्टेंट है तो वो हमेशा समय के साथ साथ खत्म होगा। तो अगर मुझे उसका रेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, माइनस dA/dt, माइनस क्यों, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, इक्वल टू K1 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए। आई थिंक इतना रेट अब तुम लोगों को लिखना आ गया है। इतने सारे हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर को इक्वेट करते थे हमेशा। पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते थे, फिर मतलब पहले डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते थे, उसके बाद रेट लॉ से रेट लॉ लिखते थे, फिर उनको इक्वेट करते थे। वही तरीका है। प्रोडक्ट का अगर मैं आपको लिखने को कहूँगी तो प्रोडक्ट का क्या आप मुझे रेट एक्सप्रेशन लिख के दे सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो प्रोडक्ट का अगर मैं आपको रेट एक्सप्रेशन लिखने को कहूँ, इट इज़ क्वाइट वेरी सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या हो जाएगा, dC/dt इज इक्वल्स टू, बताइए क्या, K2 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, B। A मत ले लेना क्योंकि C बन कब रहा है, B से C वाली प्रोसेस में बन रहा है ना, तो उसके लिए B उसका रिएक्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है B के बारे में। तो B देखो एक इंटरमीडिएट है, वो A से B वाली प्रोसेस का भी पार्ट है और B से C वाली प्रोसेस का भी पार्ट है। तो जब वो A से B वाली प्रोसेस का पार्ट है तब वो फॉर्म हो रहा है, तो तब हम उसके आरओएफ के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है ना, तब वो फॉर्म हो रहा है। ओके ठीक है, यानी कि dB/dt का फॉर्मेशन अगर मैं पूछूं तुमसे तो फॉर्म है इसलिए प्लस का साइन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू K1 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ए से बी वाली प्रोसेस में फॉर्म हो रहा है। बट अगर मैं उसके आरओडी वाली प्रोसेस के बारे में बात करूं, यानी कि जब वो डिकम्पोज हो रहा है बी से सी जाते वक्त, तो dB/dt उसका डिकम्पोज होने वाला, यहाँ माइनस साइन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, K2 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ बी। और अगर मैं
अब माइनस कर दूँ, किसको माइनस कर दूँ? अगर मैं आपके रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस अगर मैं रेट ऑफ आपका ये डी ROD इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा R नेट, बराबर मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा R नेट। अब माइनस माइनस सब कर कुरा लिया, ठीक है। डायरेक्ट बताइए मैडम नेट क्या आता है? तो नेट के बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ? आप लोगों का कमेंट क्या किया जा सकता है नेट के बारे में? dB/dt क्या नेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? K1 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ B। ये तो बेसिक बातचीत है, इसीलिए मैंने ये बेसिक बातचीत आपको लिख कर दी। खैर, जब इन तीनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाएगा, जैसे इस एक्सप्रेशन को देखना सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्यों इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है? क्योंकि ये 2 वेरिएबल है ना, और इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं 2 वेरिएबल में। वो a को मैं dA के नीचे ले आऊंगी, dt को मैं k के पास ले जाऊंगी, जैसा कि आप अभी तक करते आए हो, राइट, बराबर। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप कर सकते हो, और हमने किया भी है। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर का याद करो डेरिवेशन किया था या जीरो ऑर्डर का, तो हम इसी तरीके से तो करते थे। तो इस चीज को इंटीग्रेट करना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और तुमको इसका रिजल्ट भी पता होगा क्या होता है। क्या होता है इसका रिजल्ट? AT, अच्छा एक मिनट, AT इज इक्वल्स टू A0, ठीक है, e⁻⁻ K1 टाइम्स ऑफ T। खैर वो बात अलग है कि हम लोग लॉग में चीजें कन्वर्ट कर लेते हैं, बट इसी तरीके से तो आता है ना, ठीक है। क्या होगा? ये वाला क्वांटिटीज के नीचे चली जाएगी, इधर चला जाएगा, लिमिट्स वगैरह पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करके AT निकालना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको सॉल्व कर लिए और यहाँ से BT निकालिए, BT का मतलब कि आफ्टर टाइम T B की कंसंट्रेशन कितनी है, तो BT निकालना इज अगेन नॉट अ बिग डील। BT क्या हो जाएगा? B0 टाइम्स ऑफ e⁻⁻ K2 इंटू T, यही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये दोनों को सॉल्व करना कभी कोई तकलीफदायी काम नहीं था, बिकॉज ये 2 वेरिएबल्स में थे। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को दिखाऊं तुम्हें, ये वाले एक्सप्रेशन को, इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। कौन से हैं भाई वो 3 वेरिएबल्स जिनकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है? पहला है कंसंट्रेशन ऑफ A, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ B, और तीसरा है आप लोगों का टाइम। अगर मैं चीज़ों को इंटीग्रेट करूँ तो मेरे को तो 2 वेरिएबल होने चाहिए, तीसरे वेरिएबल के साथ हम क्या करें? तो लास्ट क्लास में जब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे थे, उस वक्त भी यही सेम समस्या हमारे सामने आई थी। तो खैर उस वक्त तो हमने बहुत ही आसान प्रोसेस के वाया इसको इंटीग्रेट कर लिया था, कुछ स्टेप्स के थ्रू, है ना, जो हमारे लिए बिल्कुल भी तकलीफदायी नहीं था। बट नाउ इट इज़ पेनफुल, ये हमारे लिए तकलीफदायी है। सो देयरफॉर मैं इस पर्टिकुलर पूरे मेथड को, अच्छा 2 मिनट को रॉबी है, 2 मिनट बाद स्किप कर लेगा इसको। हाँ मेरी खुशी आ गई, अरे वाह कितना अच्छी सी ग्रूमिंग करा के आई है। रुक जाना, चेक खुलना, जाओ जाओ जाओ, हाँ बाय बाय, जाओ। हाँ ये मैंने उनकी ऊपर है ना।
चलो बैक वापस से। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि यहाँ पे इस बार ये चीज़ थोड़ी सी हैक्टिक है, परेशान करने वाली है, इसीलिए इस बार हम लोग इसका जो ये संपूर्णतः डेरिवेशन वाला पार्ट है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूलेस याद रखने होंगे, उन फॉर्मूलेस के बेसिस पे ही आपको काम करना है। तो dB/dt नेट, अगर इस पूरे वाइट वाले एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनकर आता है। मैं डायरेक्टली आपको लिख कर वो दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे सी लिखना चाहिए था क्या मुझको? एक मिनट, हाँ 1 मिनट को, यहाँ पे एरर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, CT इज इक्वल्स टू कितना आप लोगों का K2 टाइम्स ऑफ BT। 2 मिनट इसको ठीक करने दो। हाँ, CT इज इक्वल्स टू K2 टाइम्स ऑफ BT, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है BT की। तो BT के बारे में क्या कहना है? तो BT का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? K1 टाइम्स ऑफ A0। ठीक है, अपॉन में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? K2 माइनस K1, और ब्रैकेट में आएगा e⁻⁻ ऑफ K1 इंटू टी माइनस e⁻⁻ ऑफ K2 इंटू टी। ये बस, अब आपको कैसा है? K1 दे देगा, K2 दे देगा, A0 दे देगा। आप सिंपली ये एक्सप्रेशन याद रखिए, वैल्यूज़ को पुट करिए, बात ख़त्म करो। ठीक है, एकदम सिंपल, बात ख़त्म। और अगर तुम्हें BT पता है तो अगर तुम यहाँ पे BT पुट कर दोगे तो तुम्हें CT भी पता चल जाएगा। यानी कि आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स कितना इंटरमीडिएट बना, कितना प्रोडक्ट बना, ये इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। खैर, कुछ ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, A तो देखो समय के साथ साथ कम हो रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं मुझे किसी ने कर्व बनाने को कहा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, लेट्स से यहाँ पे हमने रख लिया आप लोगों का टाइम, यहाँ पे रख लिया हमने कंसंट्रेशन। तो तुम सभी जानते हो A यानी कि हमारा रिएक्टेंट वो समय के साथ साथ एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो उसका कर्व कैसा आएगा? उसका कर्व आएगा समथिंग लाइक दैट, है ना। ये हम लोगों का रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो प्रोडक्ट बन रहा है, बराबर। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? मेरा बन रहा है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका कर्व कैसा होगा? समथिंग लाइक दैट। इसका कर्व होगा कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से। ये मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होगा, खैर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है इस तरीके से। रही बात इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट का कर्व कैसा होगा? इंटरमीडिएट देखना स्टार्टिंग में बन रहा है, क्योंकि जब हम A से B जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट क्या हो रहा है? बन रहा है ना। लेकिन बाद में वही इंटरमीडिएट ख़त्म हो के प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट बनता है और फिर इंटरमीडिएट ख़त्म भी होता है। तो इसका मतलब इसका कर्व तुम्हें लगता कुछ इस तरीके का आएगा, बोल्ट्जमैन वाले कर्व के जैसा, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये इंटरमीडिएट का कर्व होगा कि पहले फॉर्म हुआ, अपने मैक्सिमम तक पहुंचा, और मैक्सिमम में पहुंचने के बाद फिर वो कम होना शुरू हो गया, है ना। तो ये जो पीक आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर पीक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर पीक किस चीज़ को रिजेंबल करता है? मतलब क्या है ये पीक? ये पीक इस बात को रिजेंबल करता है कि आप लोगों का इंटरमीडिएट जो था, ये उस इंटरमीडिएट की मैक्सिमम वैल्यू है जो उसने क्या की होगी? अचीव की होगी। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो उस इंटरमीडिएट ने क्या कर ली होगी? अचीव कर ली होगी। और उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए इस इंटरमीडिएट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। खैर यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारा B है, इसलिए मैं यहाँ पे B लिख रही हूँ, अदरवाइज ये भी आपका एक सवाल हो सकता है। अब अगर इस टाइप का आएगा तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ईजी है, कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम वैल्यू पे क्या हुआ होगा? उस B का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन 0।
खैर वो सब में मत घुसो, बट यही हुआ होगा जब आप पूरी मैथमेटिक्स लगाओ, एक्सेट्रा कंसेप्ट्स लगाओ, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आफ्टर डूइंग ऑल दी अजम्पशंस एंड ऑल जो आप लोगों के हाथ में आएगा, वो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। और वो आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिखते हैं या फिर हम क्या याद रखते हैं, दैट इज A0 K2 अपॉन में K1, ठीक है, रेज टू द पावर K2 अपॉन में K1 माइनस K2, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों का डाउट होगा कि मैडम अगर मान लेते हैं 3 स्टेप्स होती K1 K2 एंड K3, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं बताइए। तो देखो ऐसे केस में फिर कुछ अलग मैथमेटिकल डेरिवेशन होता, खैर, बट ये मैक्सिमम वैल्यू आई हमारे पास। इस मैक्सिमम वैल्यू को निकाला कैसे गया है? इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालते वक्त बस एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखा गया है कि जब वो इंटरमीडिएट अपनी मैक्सिमम पे पहुंच गया होगा तो वहाँ पे टाइम के साथ उसका जो डेरिवेटिव है dB/dt, ठीक है, वो कितना रहा होगा, 0। और अगर dB/dt 0 है तो आपके पास b की ऑलरेडी वैल्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। इस एक्सप्रेशन को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे फिर dB/dt लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूस होगा, उसको 0 पुट करोगे, ऑल एंड ऑल पूरा सॉल्व करके आपको ये मिलेगा। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा। मतलब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी हो सकता है कि इतना समय लगता है मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचने के लिए, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू इतनी है तो बताइए उस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा। यानी कि आपको टी मैक्स पूछ लेगा। तो बेसिकली ये टी मैक्स कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जहाँ पे आपका इंटरमीडिएट मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, ना कि रिएक्टेंट, ना कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/K1 माइनस K2, और यहाँ पे आ जाएगा log बेस E K1/K2। एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं उसमें आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो फालतू के मैथमेटिक्स है, उसमें दिमाग अपना खराब करके कोई सेंस नहीं बैठेगा। अननेसेसरी है पूरी की पूरी बातचीत, इसीलिए ये चीज़ मैं तुमको नहीं बता रही हूँ। जहाँ जहाँ जैसी जैसी नीड थी पूरे केमिकल काइनेटिक्स में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, पूरी चीज़ों को एकदम डिटेल में तुमको बताया। बट यहाँ पे लिटरली तुमको नीड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें नहीं घुस रहे हैं। कैसा होगा, ज़बरदस्ती का कचड़ा जमा करके दिमाग में कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कई लोगों का ऐसा होगा, अरे हमें कभी JEE एडवांस में नीड पड़ गई। तो देखो एक स्टेजेस होती हैं इंसान की। पहले अगर आपको किसी चीज़ को कॉन्कर करना है तो पहले आप उसका बेस तो कॉन्कर करते हो ना, फिर आप उसके ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुंचने की सोचते हो। पहले ये तो कॉन्कर कर ले भाई, बाद में देखना बैठना क्या करना है। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ छोटी छोटी बातचीत हो गई। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमको करवा देती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें फील आ जाए कि अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन में भी अगर पूछा गया तो पूछा जा सकता है, बस उस पर्पज़ के लिए। अदरवाइज दिस थिंग इज़ ओवर। केमिकल काइनेटिक्स इस एक क्वेश्चन को करने के बाद हम लोगों का फिर ओवर हो रहा है। एक आधी लाइन कुछ मुझे लिखानी होगी तो ठीक, अदरवाइज इट्स ओवर। फिर कल से हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री ताकि स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो रिएक्शंस होती हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन कहूँ या फिर मैं इनको कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन कहूँ, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलती कहाँ हैं? जितने भी हम लोग अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे ना, रेडियो एक्टिव टाइप की चीज़ें, वहाँ पर आपको इस टाइप की रिएक्शंस जनरली देखने को मिलती है। पता है, जनरली इस टाइप की रिएक्शंस आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं, ये किसके एग्जांपल्स हो सकते हैं? रेडियो एक्टिव डीके वगैरह के एग्जांपल्स ये हो सकते हैं। जब रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, उसके एग्जांपल हो सकते हैं। खैर, अभी आपको एक कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन दी है। ए से बी बन रहा है विथ रेट कांस्टेंट K1, बी से सी बन रहा है विथ रेट कांस्टेंट K2, ठीक है। अच्छा, K1 का डेटा आपको दिया है 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। K2 का आपको डेटा दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, बराबर, ठीक है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे? ये बताना है डिटरमाइन द टाइम, ठीक है। डिटरमाइन, एक मिनट, क्या करना है? डिटरमाइन द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ B इज मैक्सिमम। जब आपकी B की जो कंसंट्रेशन है वो पूरी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, तब आपको वो टाइम निकालना है। तो बेसिकली जो मैंने आपको ऊपर दिया है वही चीज़ आपको नीचे कैलकुलेट करनी है।
तो टी मैक्स का मैं तुम्हें ऑलरेडी फॉर्मूला दे चुकी हूँ, उस फॉर्मूले को सीधा सीधा यूज़ करो। क्या होता है फॉर्मूला? टी मैक्स इक्वल्स टू 1/K2 माइनस K1। तो देखो K2 कितना है? 5 × 10⁻⁻5। इसको थोड़ा सा ना अपन एडजस्ट कर लेते हैं ताकि दोनों का पावर सेम हो जाए। खैर, इसे कर लो 0.05 × 10 की पावर कितना? 10 की पावर कितना? -3। ठीक है, K2 माइनस K1 तो कितना हो जाएगा? 0.05 -2 × 10 की पावर -3, यह आ जाएगा। अच्छा, और क्या बताया था फॉर्मूले में? लॉग लेने को कहा था, बेस ई K2/K1। तो देखो K2/K1 में 5/2 ये रहा, ऊपर में 10 की पावर -5 है और नीचे में 10 की पावर -3 है, मतलब ओवरऑल ऊपर में 10 की पावर -2 बचेगा। अब देखो इस चीज़ को मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा टी मैक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरे पास इसका जो आंसर है वो आंसर है 1892 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में आप लोगों की जो इंटरमीडिएट है बी, उसकी कंसंट्रेशन बोलिए क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतने टाइम में इतना टाइम उसको लगेगा। तो इस टाइप के डायरेक्ट सवाल तुमसे खैर हो सकता है एक इंसान पूछ ले, तो ये डायरेक्ट सवाल तुमको आने चाहिए कि टी मैक्स क्या है, या बताओ बी इंटरमीडिएट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या है, इस टाइप का, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, थोड़ा उन 2 पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर लेते हैं। जो ये K1 K2 की वैल्यूज़ होती हैं, ये K1 K2 की वैल्यूज़ में डिफरेंस अगर हुआ तो मतलब या तो K1 बहुत बड़ा हुआ या तो K2 बहुत बड़ा हुआ, इस टाइप की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मैं डिटेल, मैंने अगेन कहा मैं डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ हमें जितना काम है हम उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है उतनी बातचीत। अगर मान के चलते हैं K1 बहुत बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू K2, K1 मतलब A से इंटरमीडिएट पहुँचने वाली स्टेप, तो जब आप ऐसे केस में कर्व प्लॉट करेंगे ना, वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो कर्व है वो किस तरीके का दिखेगा? जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में तो ऑब्वियस है कि एक्सपोनेंशियल आपका डिके ही हो रहा होगा। खैर, अच्छा, व्हाट अबाउट योर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो जैसा कि हम जानते हैं बढ़ ही रहा होगा, लेट से प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होगा। व्हाट अबाउट इंटरमीडिएट? मैंने लास्ट ऊपर में जो एक जनरल कर्व बनाया था, मैंने बताया था इंटरमीडिएट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, है ना, लेकिन इसका कर्व जब K1 बहुत बड़ा होता है K2 से, K1 का मतलब क्या होता है? A से इंटरमीडिएट पहुंचने वाली स्टेप के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो, है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट वाली स्टेप के, तो जो कर्व बनता है अभी इंटरमीडिएट का वो समथिंग लाइक दिस बनता है। रुको, पहले मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज आई विल नीड दिस अगेन नीचे, तो वापस कौन मेहनत करे ड्रॉ करने की। ठीक है, चलो, ये चीज़ कैसी दिखेगी? दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। आप लोगों का ये रहेगा पीक और उसके बाद फिर कैसा रहेगा आपका प्रोडक्ट, मतलब सॉरी डीके। लेकिन अगर मान के चलते हैं हम लोग केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, केस नंबर 2 यानी कि अगर, ठीक है, आप लोगों का K1 छोटा है और K2 बड़ा है, तो क्या तब भी ये कर्व ऐसा ही दिखेगा? तो देखो, रिएक्टेंट और आपका जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के तो नेचर में खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्टेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ प्रोडक्ट को भी उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इंटरमीडिएट केस में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो इस बार K1 छोटा है, जब इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं तो फिर ऑब्वियस है कि आगे जाके प्रोडक्ट केस में भी ऑल्टर होगा, बट नाउ इंटरमीडिएट का जो पीक है वो समथिंग विल लुक लाइक दिस, ये इस तरीके का। तो जब आपको ऐसा दिखे कि इंटरमीडिएट का जो पीक है वो किससे छोटा है? आपके रिएक्टेंट सॉरी जो प्रोडक्ट है उससे छोटा है, ठीक है, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट में अगर आपको इंटरमीडिएट नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको कहाँ दिख रहा है? इंटरमीडिएट नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये कैसा केस है? K1 लेस देन K2 वाला केस है। और अगर मान लेते हैं इंटरमीडिएट का पीक ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो समझ जाइएगा वो कैसा केस है आप लोगों का, वो आपका कौन सा केस है? वो आप लोगों का ऊपर वाला केस है। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं, यहाँ पे तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। कल से